द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सबसे पहले तो वही बातें जो हमेशा जब भी हम नया एक्ट शुरू करते हैं, इसका नंबर क्या है, ईयर क्या है, टोटल सेक्शंस एंड टोटल चैप्टर्स, डेट ऑफ असेंट, कम इन फोर्स। इससे पहले एक छोटी सी बात बतानी ज़रूरी है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 ठीक है, लेकिन गार्जियनशिप से संबंधित जो सामान्य नियम बताए गए हैं, द जनरल रूल्स, द जनरल लॉ relating to guardianship is contained in the Guardian and Wards Act 1890। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम आज इस नए एक्ट को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा कि गार्डियनशिप से संबंधित जो सामान्य विधि है वो बताई गई है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। हालांकि ये एक्ट आपने सिलेबस में नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इस एक्ट को पढ़ने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी था कि हाँ, गार्जियनशिप से रिलेटेड एक एक्ट और है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट क्यों इनेक्ट हुआ? This act was enacted to reinforce the Guardian and Wards Act 1890। और इस एक्ट का जो सेंट्रल फीचर है, इस एक्ट का जो सब केंद्रीय विशेषता जो बताई गई है, वो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये सबसे मेन चीज़ है इस एक्ट की। अब बात करते हैं बेसिक चीज़ों की, जैसे कि एक्ट नंबर क्या है, ईयर क्या है। एक्ट नंबर 32, ईयर 1956, असेंट मिली है 25 अगस्त 1956 को। टोटल सेक्शंस हैं 13 और कम इन फोर्स 25 अगस्त 1956। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। This act may be called Hindu Minority and Guardianship Act 1956। It extend to whole India। अब ये बातें आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने लगा है। It extend to the whole of India and applies also to Hindus domicile in the territories to which this act extends who are outside the said territories। हिंदू मैरिज एक्ट में हम इसको भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 2, एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। ये आपके प्री एग्जाम में यहाँ से उठ के आ सकता है, तो आप इस सेक्शन जो 2 है वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, द हिंदू Minority and Guardianship Act 1956 is treated as a supplementary act, is treated as a supplementary act to the Guardian and Wards Act 1890। तो इस एक्ट को गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का क्या माना गया? अनुपूरक माना जाता है। The provisions of this act shall be in addition to, लिखा हुआ है ना, in addition to and not save as herein after expressly provided in derogation of the Guardian and Wards Act 1890। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एक्ट गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का सप्लीमेंटल है। इस अधिनियम के उपबंध संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अतिरिक्त न कि इसमिन पश्चात अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय उसके अल्पीकारक होंगे। तो बस इतना सा याद रखना है इसमें कि ये उसका सप्लीमेंटल है। सेक्शन 3 हम लोग सभी एक्ट के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैरिज में भी हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने
अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी देखा, यहाँ भी वही। सेक्शन 4 पे आइए, डेफिनेशंस की बात करता है। माइनर की डेफिनेशन, अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स। गार्जियन की बात आती है। गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। यहां दो चीजें आई हैं गार्जियनशिप की, कि आप किसकी गार्जियनशिप की बात हो रही है? माइनर की। तो माइनर में क्या? माइनर में एज ए पर्सन, माइनर की एज ए प्रॉपर्टी। तो आप इसके गार्जियन हैं, आप इसके गार्जियन हैं, या फिर आप इन दोनों के गार्जियन हैं, पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के। तो गार्जियनशिप के अंदर अब हमें एक बात पता चल गई कि गार्जियन एज ए पर्सन ऑफ माइनर, गार्जियन एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, या गार्जियन बोथ, माइनर्स पर्सन और माइनर्स प्रॉपर्टी। जब पर्सन की बात आती है तब हमें ये देखना होता है कि इस माइनर के पास पहनने को कपड़े तो है ना, खाने को रोटी है कि नहीं है, एजुकेशन कैसी है, प्रॉपर फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हमारे वर्क हो गए, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो फिर वो माइनर्स गार्जियनशिप एज ए माइनर्स प्रॉपर्टी हो जाएगा। सेक्शन 4 के क्लॉज बी में गार्जियन बताया हुआ है और उसमें इसके 4 पार्ट बता रखे हैं। उसने कहा कि एक नेचुरल गार्जियन होता है, अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। उस माइनर के माता पिता कोई वसीयत करके जाएं और उस पर ये लिख के जाएं कि हमारे बाद हमारे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? ये व्यक्ति रखेगा। तो ये कहेंगे कि वो एक गार्जियन हो गए जिसे उस माइनर के माता पिता ने अपनी विल के द्वारा नियुक्त किया है। गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट। तो गार्जियन कौन अपॉइंट कर सकता है? कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है। अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कोर्ट ऑफ वार्ड्स। एक उसके अकॉर्डिंग भी गार्जियन अपॉइंट होता है। नेचुरल गार्जियन का क्या मतलब है? तो यहां लिखा हुआ है, नेचुरल गार्जियन मीन्स गार्जियन मेंशन इन सेक्शन 6। तो नेचुरल गार्जियन को समझने के लिए हमें सेक्शन 6 को देखना होगा। सेक्शन 5 ये वही है जो और एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 4 के अंदर पढ़ा था, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर, सेक्शन 6। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। तो माइनर्स एज ए पर्सन, माइनर्स एज प्रॉपर्टी। तो नेचुरल गार्जियन कौन होगा इसके लिए बताया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर जो लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उसके लिए आप गार्जियन नहीं बनोगे, क्योंकि वो संयुक्त संपत्ति है, उसमें और भी लोग हैं भाई। 6 का ए कहता है इन द केस ऑफ ए बॉय और एन अनमैरिड गर्ल। यहां से ध्यान रखना शुरू करना है हमको। सेक्शन 6 जो है वो प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यहां सबसे पहले ए पॉइंट में बताया कि उनका कोई बॉय है या अनमैरिड गर्ल है। तो ये बात आ रही है यहां पर लेजिटिमेट की। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझना यही है कि यहां बात लेजिटिमेट बॉय, लेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल की बात हो रही है। तो वहां कौन गार्जियन होगा? फादर। नेचुरल गार्जियन कौन है? फादर। फादर के बाद कौन होता है? मदर। अब यहां पे फादर के बाद मदर, पिता पश्चात माता, तो इसका क्या मतलब निकाल रहे हो आप?
कि पापा के मरने के बाद मम्मी नेचुरल गार्जियन होगी, मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि आफ्टर हिम मदर, यानी कि पिता मर जाएंगे तो उसके बाद मां। तब यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हम बताएंगे, लिखवाएंगे अभी आपको, कि उस केस में ये वाली बात नहीं थी, उस केस में कुछ और कहा गया था, उसमें कुछ और माना गया था। हाँ, ये बात तो है, पिता नहीं है तो मां, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पिता के मरने के बाद मां। सेक्शन 6 के जो क्लॉज ए है वहां लिखा हुआ है, इन केस ऑफ बॉय और अनमैरिड गर्ल कौन होगा नेचुरल गार्जियन? फादर। और उसके बाद लिखा है आफ्टर हिम, आफ्टर हिम मदर। इसी आफ्टर हिम को समझा रहा हूं मैं आपको कि आफ्टर हिम का मतलब ये मत निकालना कि फादर के मरने के बाद माता। जब तक फादर जिंदा है तो फादर ही उसका नेचुरल गार्जियन होगा, उसके मरने के बाद मां आएगी। तो यहां पर यह बताया है कि हां, फादर तो नेचुरल गार्जियन ही है, वही होगा, लेकिन आप आफ्टर हिम का मतलब ये मत निकालो उसके मरने के बाद मां। ऐसा भी तो हो सकता है, तब यहां पे बताया गया, ऐसा भी होता है कई बार कि फादर जो होता है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने बच्चों की केयर कर सके, वो इस स्थिति में नहीं है। तब अच्छा, मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन तब ऐसी सिचुएशन में जब वो बच्चे की केयर ही नहीं कर पा रहा है तो नेचुरल गार्जियन उसको क्यों बनाया है फिर? तब उसकी सारी देखभाल कौन करेगा? मदर करेगी। ऐसा भी हो सकता है फादर उसके आउट ऑफ सिटी कहीं अर्निंग के लिए गए हुए हैं, पोस्टिंग उनकी बाहर है, बाहर नौकरी करते हैं, बच्चे को वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे, लौट के कई सालों में ही वो आते हैं एक बार। तब ऐसी सिचुएशन में उसका सब कुछ कौन देखेगा? मदर देखेगी। तो यहां नेचुरल गार्जियन फादर है, लेकिन यह मतलब नहीं है कि फादर के मरने के बाद ही मां होगी। तो इसमें मां भी नेचुरल गार्जियन हो सकती है यदि फादर जिंदा तो है लेकिन इस काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है अपने बच्चे की केयर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। इस एक क्लॉज में एक प्रोवाइजो और दे रखा है, उसने ये कहा है, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ ए माइनर, द कस्टडी ऑफ ए माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years शैल ऑर्डिनरली बी विद द मदर। परंतु जिस अप्राप्त वय ने 5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी। तो यहां यह समझना है कि 5 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो फर्स्ट उसकी मदर ही होगी, इसके बाद कस्टडी जो कौन चला जाएगा? फादर के पास। 5 साल तक तो फर्स्ट नंबर पे मदर ही रहेगी, ये बताया है यहां पर इसने। अब आपको यहां पर एक चीज और समझ लेनी है कि कस्टडी और गार्डियनशिप में क्या कोई डिफरेंस है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। यहां आपको सिर्फ इतना समझाना है कि कस्टडी जो होती है वो एक तरह से हम उसे फिजिकल कंट्रोल बोल सकते हैं, और जो गार्डियनशिप होती है उसमें सारी चीजें आती हैं। फिजिकल कंट्रोल तो होता ही होता है, साथ में उसका एजुकेशन प्रॉपर, उसका क्लोथ प्रॉपर, फूड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। तो गार्डियनशिप का जो कंसेप्ट है वो कस्टडी के कंसेप्ट से बड़ा है, वाइड है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और यहां पर जो बॉय अनमैरिड गर्ल है, यहां लेजिटिमेट बॉय और लेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल की बात आ रही है। अब आपको यहां पे लग सकता है कि अगर वो अनमैरिड की जगह मैरिड गर्ल हो तो क्या होगा? तो मैरिड गर्ल है तब उसका गार्जियन कौन हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। बी क्या कहता है?
in the case of an illegitimate boy, illegitimate unmarried girl, the mother and after her father. तो बी ने लिखा है illegitimate बॉय और अनमैरिड गर्ल, तब यहां पर कौन होगा? तो बोलिए सबसे पहले मदर है, आफ्टर हर फादर। ये इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ ए मैरिड गर्ल, हस्बैंड। ये सी पॉइंट ने बता दिया। तो सी पॉइंट इस बात को क्लियर कर रहा है, ये तो अनमैरिड है, और अगर हम बात कर ले मैरिड गर्ल की तो उसका हस्बैंड होगा। ओ, यहां भी एक प्रोवाइजो गिवन है। क्या कहता है वो? प्रोवाइडेड दैट no person shall be entitled to act as the natural guardian of a minor under the provisions of this section if he has ceased to be Hindu, if he has completely and finally renounced the world by becoming a वानप्रस्थ और एसेटिक यानी कि सन्यास बन गया है, सन्यासी बन गया। परंतु जो भी व्यक्ति यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, ये सबके लिए ये प्रोवाइजो, ध्यान रखना, इस सेक्शन के लिए ये, वह वानप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः अंतिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्त वय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा। आगे स्पष्टीकरण दे रखा है। पिता और माता पदों के अंतर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते। फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड स्टेप फादर, स्टेप मदर। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, प्री एग्जाम में आने के इसमें से चांसेस बनते हैं। सेक्शन 6 यहां कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 पे आते हैं। 7 कहता है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब ये बता रहा है कि एक बच्चे को हमने गोद लिया है तो वो अडॉप्टेड सन कहला रहा है, तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो कहता है द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज माइनर पासेस ऑन अडॉप्शन टू द अडॉप्टेड फादर एंड आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर। और यहां सेक्शन 7 कंप्लीट होता है। इतनी छोटी सी बात बताइए इसने। सेक्शन 7 के बाद अब चलते हैं सेक्शन नंबर 8, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। ये आपके मेंस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसे याद रखना। द नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर हैज पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, टू डू ऑल एक्ट्स विच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर और फॉर द रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स ऑफ द माइनर्स एस्टेट। भैया आप उसके गार्जियन हैं, अच्छी बात है, आप ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे कि उस माइनर के ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाए। आप जो भी काम करेंगे आपको इतनी शक्ति मिली हुई है जिससे कि माइनर का नुकसान नहीं होना चाहिए। बट द गार्डियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कोविनेंट। आप गार्जियन जरूर है लेकिन आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे कि आप उस माइनर को बांध दो, बाउंड कर दो। इस धारा के उपबंधों के अधीन यह है कि किसी भी हिंदू अप्राप्त वय का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्त वय के फायदे के लिए हो, यह पावर है आपके पास, या उस अप्राप्त वय की संपदा के आपन संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्तियुक्त और उचित हो। यह सब पावर्स है आपके पास। किंतु गार्डियन किसी भी दशा में अप्राप्त वय को व्यक्तिगत संविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता। द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट क्या नहीं कर सकता? शैल नॉट मॉर्गेज, चार्ज, ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। नहीं, गार्जियन ये सब कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता सर, कर सकता है। कैसे?
विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट। तो यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसमें लिखा है कि कोई भी गार्जियन कोर्ट की पूर्व अनुज्ञा लिए बिना उसकी संपत्ति को मॉर्गेज, ट्रांसफर, गिफ्ट में, एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो गार्जियन क्या करेगा? ये काम कर सकता है। बिना उसकी परमिशन के नहीं कर सकता। अब कोर्ट परमिशन देगी या नहीं देगी? कोर्ट परमिशन देगी या नहीं देगी, ये इस बात पर निर्भर करता है क्या ऐसा ट्रांजैक्शन माइनर के लिए फायदेमंद है या नहीं। लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 5 years, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यूज का क्वेश्चन बनता है। दोबारा पढ़िए। द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 5 years, यानी कि वो लीज पे तो दे सकता है लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं। और फॉर ए टर्म एक्सटेंडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी, ना ऐसी संपत्ति के किसी भी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को अपरात्व प्राप्तव्य में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देगा। 1 वर्ष से अधिक नहीं देगा वो। अब मान लीजिए वो कल 18 वर्ष में पूरे होने वाले हैं। अब वो अभी तो आज तो नहीं है, कल होने वाला है। अब वो दे दे साहब 5 साल के लिए, नहीं, तो वो 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। एनी डिस्पोजल ऑफ इमूल प्रॉपर्टी बाय अ नेचुरल गार्डियन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज वॉइडेबल, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। नैसर्गिक संरक्षक उपधारा 1 उपधारा 2 के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी व्यय अप्राप्त व्यय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करणीय होगा, वॉइडेबल होगा। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। किसी नेचुरल गार्जियन ने 1 और 2 का वॉयलेशन कर दिया अगर, तो वो वॉइडेबल है एट द इंस्टांस ऑफ माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। चौथा क्या कहता है? नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट मेंशन इन सबसेक्शन 2। इसने कहा कि भाई कोर्ट, उसमें लिखा है ना सबसेक्शन 2 में कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। और सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक को उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा नहीं देगा, सिवाय उस दशा में, यानी कि दे तो सकता है, सिवाय उस दशा में जब वह आवश्यक हो या अप्राप्त व्यय की सुवक्त भलाई के लिए हो, नेसेसिटी और फॉर एन एविडेंट एडवांटेज टू द माइनर, अगर उस माइनर के भले के लिए है, माइनर के फायदे के लिए अगर ऐसा करना जरूरी है तो कोर्ट उसे इजाजत दे देगा। पांचवा क्या बोला? द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 shall apply to and in respect of an application for obtaining the permission of the court under subsection 2 in all respect as if it were an application for obtaining the permission of the court under 29 of that act, and in particular proceeding in connection with the application shall be deemed to be proceeding under that act within the meaning of section 4A. The court shall observe the procedure and the power specified in subsection 2, 3, 4 of section 31 of that act। क्योंकि ये बात शुरू में ही बता दिया था इसने कि ये माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो 13 सेक्शन का है वो उसका सप्लीमेंटल है, इसलिए आपको इन चीजों को समझने के लिए वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा। आइए आप आप आ जाइए सब सेक्शन 6 पे आ जाइए। कोर्ट का मतलब बताया है, सिटी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाइए सेक्शन नंबर 9 और वो बताता है टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होते हैं और उनकी पावर्स। तो सेक्शन 8 में क्या था? पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन, और 9 में क्या है? पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन। अब टेस्टामेंट्री गार्डियन किसे कहते हैं? वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां। अब यहां पे भी प्री का एक क्वेश्चन आता है,
ए हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। ठीक है, जानते हैं हम इस बात को। ऐसा हिंदू पिता जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने का हकदार हो, कौमा, उनमें से किसी के लिए भी माइनर के शरीर के या उस माइनर की संपत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। तो विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा, कौन कर सकेगा? फादर। हिंदू फादर is entitled by will appoint a guardian for any of them in respect of minor's person, in respect of minor's property or in respect of both। तो एक चीज आपको याद रखनी है, माइनर पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के गार्डियन विल द्वारा कौन करेगा? फादर। चलिए, फादर ने विल पर यह कह दिया कि मेरे मरने के बाद मिस्टर ए को मेरे बच्चे का गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये मिस्टर ए कौन हो गए? टेस्टामेंट्री गार्डियन। अब जैसे ही फादर मर गया तो मिस्टर ए दौड़ करके चले आए, लेकिन ठहरो भाई ठहरो, मिस्टर ए इतनी जल्दी क्या थी दौड़ करके आने की? रुक जाओ, उस बच्चे की मां अभी जिंदा है। ओह, लेकिन वसीयत में तो वो ये भाई तसल्ली रखो, आगे पढ़ो। एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुआ बाय विल शैल हैव नो इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इफ द फादर प्रीडिसीजेस द मदर, फादर मदर से पहले मर गया तो अभी कौन है? मदर है। बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन एज गार्जियन। क्या कहता है ये? उपधारा 1 के अधीन की गई नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी यदि पिता माता से पूर्व मर जाए, किंतु यदि माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाए तो वह नियुक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। कौन सी नियुक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी? जो उस बच्चे के पिता करके गए थे। सर एक बात पूछो सर, पिता करके चले गए मिस्टर ए को, अब उसके बाद भी उनकी मम्मी है, तो जब तक उनकी मम्मी है तो वो विल किसी काम की नहीं है। हाँ, अब अगर उसकी मम्मी किसी डी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करके चली गई तो फिर ये बताइए, ए चलेगा, ए का गार्जियन आएगा या उसकी पत्नी वाला गार्जियन अपॉइंट होगा? क्योंकि सबसेक्शन 2 में तो ये लिखा है यदि माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाए तो वह नियुक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। चलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सही जवाब यही है कि मदर यदि विल करके चली जाती है कि मिस्टर डी को अपॉइंट किया जाता है मेरे मरने के बाद एज ए गार्डियन, तब फादर के द्वारा जो विल करके अपॉइंट किया गया था उसका कोई मतलब नहीं है। अब मदर जो करके गई है वही मान्य होगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ए हिंदू विडो entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children। हाँ ठीक है, तो and a Hindu mother entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children by reason of the fact that the father has become disentitled to act as such may by will appoint a guardian for any of them in respect of minor's person or in respect of minor's property or in respect of both। ऐसी हिंदू विधवा जो अपने माइनर लेजिटिमेट
कि नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने के हकदार हो, और ऐसी हिंदू माता जो अपने अप्राप्त हुए, तो या हिंदू विधवा और हिंदू माता, ये क्यों लिखा है इन्होंने? क्यों लिखा है हिंदू विधवा और हिंदू माता, अलग अलग करके क्यों लिखा? तो सबसेक्शन 3 में हिंदू विडो इसलिए यूज हुआ क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसका हस्बैंड नहीं है, अब वो ही करने वाली है। और हिंदू माइनर का मतलब हुआ उसका हस्बैंड जिंदा है, यानी कि बच्चे के फादर अभी जिंदा हैं, लेकिन वो डिसएंटरटाइल हो गए हैं, वो असक्षम हो गए हैं, वो उसको केयर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, इसलिए अब वो सारी की सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई है। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? ए हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए मदर है, by will appoint a guardian for any of them in respect of minor's person, respect of minor's property or in respect of both। तब यहां पर गार्जियन अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? मदर के पास। 5th क्या कहता है? द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज द राइट टू एक्ट एज माइनर्स गार्डियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। बात तो हमें पता ही है, पता है हमें, गार्डियन को अपॉइंट कर दिया वसीयत द्वारा, अब वो मर जाएंगे तो उसके बाद वो काम करेगा। एंड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ ए नेचुरल गार्जियन अंडर दिस एक्ट, तो नेचुरल गार्जियन के जो भी राइट्स है वो सब वो करेगा। टू सच एन एक्सटेंट सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन द एक्ट और इन द विल। इस एक्ट के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस गिवन है उनको ध्यान में रखते हुए वो सारी पावर्स को यूज करेगा। या फिर वसीयत में अगर स्पेसिफिकली मना कर रखा है कि भाई ये काम आप नहीं करेंगे, तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे। सेक्शन 10, incapacity of minor to act as guardian of property। A minor shall be incompetent to act as guardian of the property of any minor। It's a very 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 important। क्या लिख रहा है सेक्शन 10? अप्राप्त वय किसी भी अप्राप्त वय की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होगा। फिर सोच लो, माइनर किसी भी माइनर की संपत्ति के गार्जियन के तौर पर कार्य करने के लिए इनकम्पिटेंट होगा। सेक्शन 10 ये वाली बात कहता है। अब मुझे दूसरे तरीके से बोल के बताओ सेक्शन 10 को, नेगेटिव तरीके से बोल के बताओ। अक्षम होगा ना, तो अब आप ऐसा बोल के बताओ जिसमें ये बोल सको कि सक्षम होगा। इनकम्पिटेंट है ना, आप इस तरह से बोलो कि कंपिटेंट होगा, तो कब होगा? तो इसका आंसर है ए माइनर शैल बी कंपिटेंट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ माइनर्स पर्सन। क्योंकि यहां गार्जियन माइनर के एज ए पर्सन, माइनर एज प्रॉपर्टी, दो बात बताई जा रही है। तो एक माइनर के एज ए पर्सन वो गार्जियन हो सकता है, लेकिन एक माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 यहां कंप्लीट होता है। 11 क्या कहता है? डी फैक्टो गार्जियन। अब ये डी फैक्टो गार्जियन कौन होता है? जैसे कि बड़े भाई साहब का किसी बच्चा मर जाता है, फिर चाचा उसे संभाल रहा है, मामा उसे संभालने लग गया, वो डी फैक्टो गार्जियन हो गया। वस्तुतः संरक्षक अप्राप्त वय की संपत्ति के बारे में व्यवहार नहीं करेगा, तो उसके लिए ये कहा गया है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट no person shall be entitled to disposal of or deal with the property of a Hindu minor merely on the ground of his her or being the de facto guardian of the minor। आप de facto guardian हैं इस माइनर के केवल इस कारण से। आप एक बात याद रखना कि 1956 में जब ये एक्ट आ चुका है, आप उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं करेंगे। नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी, बस उस बच्चे की देखभाल करिए आप। ये भी इंपॉर्टेंट है।
गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं कि उसके लिए गार्डियन अपॉइंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें सबका अपना अपना हित होता है। वेयर ए माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी अडल्ट जो सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर है वो उसको संभाल रहा है, नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। वो सब उन्हीं के हाथ में रहेगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसे हित के बारे में संरक्षण नियुक्त करने की उच्च न्यायालय के अधिकारिता पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो भैया हाई कोर्ट अगर अपॉइंट करती है तो फिर कर सकती है, ये नहीं है कि वहां पर वो आप ये वाली बात कह दो कि भैया नहीं कर सकते। सेक्शन 13, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसीडरेशन। ये बात हमने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि ये एक्ट का जो सेंट्रल फीचर है वो यही है, पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द माइनर। वेलफेयर ऑफ माइनर तो कहता है इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज ए गार्जियन, किसी भी व्यक्ति को माइनर का गार्जियन अपॉइंट करने के लिए बाय अ कोर्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसीडरेशन। तो न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिंदू अप्राप्त वय का संरक्षण नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्त वय के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। कल्याण पर किसके? उस माइनर के। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor। यदि किसी भी व्यक्ति के विषय में न्यायालय की ये राय हो कि उसके गार्जियन होने में माइनर का कल्याण नहीं होगा, कोर्ट को लगता है इसको गार्जियन अपॉइंट करना ठीक नहीं है, उस बच्चे के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, तो वह व्यक्ति उस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर या किसी भी विधि के आधार पर जो हिंदुओं में विवाहार्थ संरक्षता के बारे में हो, संरक्षता का हकदार नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति कोर्ट को लगता है ये बच्चे के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी लॉ के अंदर उसका गार्जियन बनने के लायक हो, कोर्ट साफ मना कर देगा। और यहाँ पर आपका 13 सेक्शन कंप्लीट होता है और इस तरह से द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।